वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ये मूवी, नाम ये देखिए आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत स्नेहा और दिव्या नाम की लड़के से होती है। ये दोनों भी किसी काम के सिलसिले में हरिद्वार जा रहे होते हैं। अब स्नेहा की बात की जाए तो वो असल में एक स्क्रिप्ट राइटर है और मूवीज वगैरह के लिए स्क्रिप्ट लिखने का काम करती है। इसी वजह से उसको हरिद्वार जाना होता है ताकि वहाँ कुछ दिन गुजारने के बाद उसे कोई आइडिया मिल जाए कि मतलब हरिद्वार में कैसे लोग रहते हैं, जहाँ पे वो अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर पाएगी। अब जैसे ये दोनों ट्रेन में अपनी सीट पर आकर बैठते हैं ना, उनकी सामने वाली सीट पर एक बाबा आकर बैठ जाते हैं, जिनके कुछ भक्त भी साथ में मौजूद होते हैं। अब ये देखकर स्नेहा का मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है, क्योंकि बाबा जी बस उसको घूर घूर कर टाइम पास कर रहे होते हैं। वो बाबा स्नेहा से कहता है कि बेटी, किसी चीज को ढूंढने के लिए यहाँ आई हो, तुम्हारा परेशान चेहरा सब जाहिर कर रहा है। वैसे जब इंसान किसी अजनबी से मिलता है तो हर बार ये इत्तेफाक नहीं होता, कुछ चीजें पहले से ही किस्मत में लिख दी जाती हैं। यही वजह से आज हम दोनों की मुलाकात हुई। स्नेहा कहती है, मैं कुछ ढूंढ तो नहीं रही, लेकिन मुझे आइडिया चाहिए अपनी स्क्रिप्ट लिखने का, ताकि उसको मैं एकदम यूनिक तरीके से लिख सकूं। बाबा कहते हैं, तो सीरियल किलर के ऊपर स्क्रिप्ट लिखो, लोगों को बड़ा पसंद आएगा। स्नेहा कहती है, सीरियल किलर पर तो काफी सारी मूवीज बनी हुई है, नहीं चलेगी वो। तो बाबा कहते हैं, क्या तुम ब्राजील के पेड्रो नाम के किलर को जानती हो? वो एक ऐसा सीरियल कातिल था जो बुरे लोगों को मारकर समाज में शांति बनाने का काम करता था। ऐसे किलर के ऊपर बनाओ कहानी, देखना जरूर चलेगी। इसने हैरान हो जाती है कि एक बाबा होकर सीरियल किलर के बारे में ऐसी जानकारी रखने का क्या मतलब हो सकता है। लेकिन बाबा की बात सुनकर स्नेहा को कोलकाता का एक सीरियल किलर याद आ जाता है, जो 80s के टाइम पर काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था। वो सीरियल किलर किसी को मारने के लिए ना तो गन और ना ही कोई हथियार इस्तेमाल करता था। उसका सबसे बड़ा हथियार एक बड़ा सा पत्थर होता था। वो बस उस पत्थर से ही लोगों को मार दिया करता था। इसीलिए लोगों ने उस किलर को स्टोन मैन किलर कहना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों, हमें उसी किलर का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम संजय होता है। संजय एक ट्रक ड्राइवर है। सारा का सारा दिन वो ट्रक चलाने का काम करता है, लेकिन रात को वो अपनी ट्रक में बड़ा सा पत्थर लेकर निकलता है ताकि अपने शिकार को ढूंढ सके। और जैसे ही उसको शिकार मिलता, वो तुरंत ही उस इंसान के मुंह पे पत्थर गिराकर उसकी हत्या कर देता। लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात ये होती है कि हत्या करने के बाद वो खुद पुलिस को फोन करके कह देता कि सड़क किनारे एक इंसान की लाश पड़ी है, शायद उसको भी स्टोन मैन ने मार दिया। बड़ा ही जिगरे वाला किलर है यार ये। और अब काम पूरा होने के बाद संजय अपना कन्फेशन, यानी कि किस तरह से उसने अपने विक्टिम को मारा, इसकी पूरी जानकारी वो एक डायरी में लिख रहा होता है। पुलिस के मुताबिक अभी तक स्टोन मैन ने 5 हत्याएं की है, क्योंकि सारी हत्या सेम तरीके से की गई थी। लेकिन अभी तक कोई भी स्टोन मैन को पकड़ नहीं पाया। स्टोन मैन की वजह से पूरे कोलकाता के लोगों में दहशत मची होती है। लोग रातों रात घर से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर संजय एक किलर बना कैसे। कोई भी इंसान यूं ही सीरियल किलर तो नहीं बन जाता, उसके पीछे कोई ना कोई जरूर बड़ी कहानी होती है। तो आखिर संजय की कहानी क्या है दोस्तों, हमें थोड़ी देर में पता चलेगी। तो दोबारा से हम स्नेहा को देखते हैं। जब वो ट्रेन में बैठे बैठे अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ कुछ बदमाश लड़के आकर बैठ जाते हैं और वो स्नेहा को ही देखकर गलत गलत बातें बोलने लग जाते हैं ताकि स्नेहा को परेशान कर सके। स्नेहा कई बार तो उनकी हरकतों को इग्नोर कर रही होती है, लेकिन वो लड़के इस चीज का फायदा उठाकर अब स्नेहा के करीब आने की कोशिश में लगे होते हैं। ये देखकर बाबा जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उन बदमाशों में से एक का काफी जोर से गला दबाते हुए कहता है कि आइंदा कभी किसी लड़की को इस तरह परेशान करने की कोशिश की ना, तो बुरा नहीं होगा मुझसे कोई भी। बाबा इतने गुस्से में होते हैं कि मानो वो उस बंदे की जान ले लेंगे। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी होती हैं। अब इससे पहले बाबा उसकी जान लेता, स्नेहा रोक लेती है कि रुक जाइए बाबा, इसको सबक मिल चुका है, इसलिए बाबा छोड़ दीजिए इसको। बाबा भी उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद वो बदमाश तुरंत ही अपनी जान बचाते हुए निकल जाता है। लेकिन अब ये देखकर ना स्नेहा बड़ी हैरान थी कि बाबा जी तो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं और इस उम्र में भी इनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। वेल दोस्तों, अब रात को जब स्नेहा सो रही होती है तो उसको अपने बचपन का एक बहुत ही डरावना सपना आता है। क्योंकि दोस्तों, बचपन में जब स्नेहा रात को घर की ओर जा रही थी ना एक दिन, तभी कुछ बदमाशों ने उसको पकड़कर उसके साथ गलत काम कर दिया। जिस सदमे से वो आज तक उभर नहीं पाई और जब भी उसको कोई इंसान गलत तरीके से देखता है, उसको बचपन का वो ट्रॉमा दोबारा याद आ जाता है। अब अगली सुबह स्नेहा और दिव्या दोनों हरिद्वार पहुंच जाते हैं और जो बाबा जी थे उनको भी वहीं उतरना था। तो वो स्नेहा को अपना कार्ड देते हुए कहते हैं, मेरा आश्रम पास ही में है, अगर टाइम मिले तो वहाँ मुझसे मिलने जरूर आना। आश्रम में तुम्हें ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनके ऊपर तुम कहानियां लिख सकती हो। ये सुनकर स्नेहा फैसला करती है कि वो आश्रम जाएगी। इसीलिए अगले दिन वो तैयार होकर दिव्या के साथ आश्रम पहुंच जाती है। तो बाबा जी उसको देखकर अपने पास बुलाते हैं और जितने भी लोग आश्रम में होते हैं उनके बारे में बताना शुरू कर देते हैं, जिसमें से कई सारे अपराधी भी हैं दोस्तों, जो अपनी सजा काटने के बाद यहाँ आश्रम में शरण लेके आए हुए हैं। उन्हीं लोगों में कुछ सीरियल किलर्स भी होते हैं। तो बाबा स्नेहा को बताते हैं, सीरियल किलर हमेशा गलत नहीं होते, कुछ किलर्स अच्छे भी होते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो काम पुलिस नहीं कर पाती वो उन किलर को करना पड़ जाता है। और वैसे भी आंखों से नजर आने वाली चीज जरूरी नहीं कि गलत हो हमेशा, इसलिए लोगों पर सोच समझ कर भरोसा करना। तो स्नेहा बिल्कुल हैरान होती है
कि आखिर एक बाबा जी की पर्सनैलिटी ऐसे कैसे हो सकती है। मुझे बाबा जी का अतीत तो जानना ही होगा, तभी मैं इनके बारे में जान पाऊंगी। इसके बाद वो अपने घर पे आती है, लेकिन आते ही उसकी माँ उससे कहती है, बेटा कोरियर से किसी ने कुछ भेजा है तुम्हारे लिए। स्नेहा जैसे ही कोरियर को खोलती है, उसके अंदर से उसे एक किताब मिलती है जो कि किसी इंसान की पर्सनल डायरी है। मानो उस आदमी ने अपनी जिंदगी की सारी कहानियां उस डायरी में लिखी हो। उस किताब में कई सारे कन्फेशन भी होते हैं कि मैं जानता हूँ कि मुझसे ये अपराध हो गया है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब इतना आगे बढ़ने के बाद रुक नहीं सकता। ये डायरी भी दोस्तों 80s के टाइम की होती है, जब स्टोन मैन ने अपना आतंक शुरू किया था उस समय की। अब हमें उसी डायरी के मुताबिक संजय को दिखाया जाता है, क्योंकि ये डायरी किसी और की नहीं बल्कि संजय की ही थी, और वही डायरी स्नेहा पढ़ रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि संजय की बेटी रोते हुए घर आती है। बच्ची की हालत और उसको डरा सहमा देखकर संजय और उसकी पत्नी को समझ आ जाता है कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। वो चीज जो माता पिता सपने में भी नहीं सोच पाते ना, वो हुआ उनकी बेटी के साथ। कुछ बदमाशों ने संजय की बेटी के साथ गलत काम कर दिया था। ये देखकर संजय और उसकी पत्नी को लग गया सदमा, और दोनों बिल्कुल टूट चुके थे। संजय फिर पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश करता है ताकि इसकी शिकायत कर सके, पर उसकी पत्नी उसको रोकते हुए कहती है कि हमें किसी को इसके बारे में बताना नहीं चाहिए। हमारे इलाके की एक और लड़की के साथ ऐसा हुआ था। पुलिस को शिकायत करने से सारे समाज वालों को इसके बारे में पता चल गया। पुलिस वाले उन अपराधियों को तो पकड़ नहीं पाए, लेकिन वो बेचारी बच्ची बदनामी के कारण आत्महत्या कर ली, इसीलिए हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। और बेचारा संजय एकदम से टूट चुका था अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर, लेकिन वो हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकता ना, और ना ही उसको पता है कि किसने उसकी बेटी के साथ ऐसा काम किया। इसीलिए वो फैसला करता है कि आज से ही वो सारे बदमाशों को खुद के हिसाब से सजा देगा जो कानून कभी नहीं दे सकता। वो समाज से सारी बुराइयों को खत्म कर देगा ताकि लोग सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके। और यही वो दिन था जब एक मासूम से पिता को अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की वजह से बनना पड़ा एक सीरियल किलर, और यहीं से सीरियल किलिंग की शुरुआत हुई। और जैसा संजय ने कहा था कि वो सिर्फ बुरे लोगों को सजा देगा, तो यहीं से वो अपना मिशन शुरू कर देता है। अब प्रेजेंट में डायरी का इतना हिस्सा पढ़कर स्नेहा को लगता है ये कहानी मेरे बचपन से मिलती हुई नजर क्यों आ रही है मुझे। पर मेरे पिता तो करीब 28 साल पहले मर चुके हैं, लेकिन इस डायरी में तो उनके मरने के बाद भी कई सारी हत्याओं की एंट्री मौजूद है। इसका मतलब वो इंसान मेरे पिता नहीं हो सकते। इसके बाद वो डायरी को दोबारा से पढ़ना शुरू कर देती है, और हमें फिर से संजय को दिखाते हैं जहाँ वो अपना पहला विक्टिम ढूंढ रहा होता है। तो ढूंढते ढूंढते उसको सुल्ताना नाम की महिला के बारे में पता चल जाता है, जो कि प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, और डेली गुंडे बदमाश उससे मिलने आते हैं। संजय सुल्ताना पर नजर रखना शुरू कर देता है ताकि किसी बदमाश को वो अपने विक्टिम बना सके। लेकिन तब उसको पता चलता है कि सुल्ताना खुद लड़कियों को काम के बहाने से यहाँ बुलाती है और उनको कोठे पर बेच देती है। ये देखकर संजय का खून खौल जाता है कि न जाने कितनी ही मासूम लड़कियों को इसने इस तरह बेचा होगा। इसीलिए वो अपना पहला विक्टिम सुल्ताना को ही बनाता है, और जैसे ही उसको मौका मिलता है ना, वो बड़ा सा पत्थर लिए सुल्ताना के मुंह पे गिराकर उसकी जान ले लेता है। ये थी दोस्तों संजय की पहली विक्टिम। जान लेने के बाद संजय को काफी अच्छा महसूस होता है कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया, और इसी तरह आज से मैं सारे बदमाशों को समाज से खत्म कर दूंगा ताकि बाकी लोग सुकून से अपनी जिंदगी गुजार पाए और लड़कियां बिना डरे आराम से कहीं भी जा सके। पर उसको ये करते हुए वहीं पर बैठा भिखारी देख लेता है, और वो सीधे सुल्ताना जिस गैंग के लिए काम करती थी ना, उसको जाकर बता देता है। जो सुनकर वो गैंग वाले भड़क जाते हैं कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जो हमसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए गैंग के बंदे संजय को ढूंढने में लगे होते हैं ताकि उसको जान से मार सके। दूसरी तरफ दोस्तों स्नेहा प्रेजेंट में उस डायरी को अभी भी बहुत ही अच्छे से पढ़ रही होती है, और उसे पढ़ते पढ़ते वो एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करती है। उसे नोटिस करने के बाद वो तुरंत ही अपने पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेने लग जाती है ताकि अपने पिता की डायरी ढूंढ सके, क्योंकि जब उसके पिता जिंदा थे तब वो डेली जो भी होता था डायरी में लिखा करते थे। इसीलिए वो पूरे घर में उस डायरी को ढूंढने में लगी होती है, और थोड़ी देर की मेहनत के बाद उसको वो डायरी मिलती तो है, लेकिन जिस चीज का उसको डर था वही चीज नजर आती है, क्योंकि उसके पिता की डायरी की हैंडराइटिंग और जो स्टोन मैन की डायरी की है ना हैंडराइटिंग, दोनों बिल्कुल सेम थी। स्नेहा के तो होश उड़ जाते हैं। उसको यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे पिता तो कब के मर चुके हैं, फिर उनके मरने के बाद ये डायरी कौन लिख सकता है या कौन लिख रहा है। इसके बाद दोस्तों हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब स्नेहा को उसके पिता के मरने की खबर मिली थी। पुलिस वालों को एक्सीडेंट में एक इंसान की लाश मिली थी, और उस लाश से मिले कपड़े और सामान स्नेहा के पिता के थे। लाश की हालत ऐसी थी कि उसको पहचानना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन सामान को देखकर स्नेहा और उसकी माँ ने मान लिया कि ये स्नेहा के पिता की लाश है। लेकिन अब स्नेहा ये सोचने लग जाती है कि इस डायरी की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो वो लाश मेरे पिता की नहीं थी और उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वो मर चुके हैं, या फिर किसी ने मेरे पिता का नाम खराब करने के लिए इस तरह की नकली डायरी बनाई ताकि दुनिया को बता सके कि मेरे पिता एक सीरियल किलर थे। पर सवाल दोस्तों अभी ये है
कि ये डायरी उसको कौन भेज सकता है, और कुरियर में भेजने वाले का एड्रेस नहीं लिखा होता। अब स्नेहा सोचने लग जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं, ये कोई ऐसा इंसान हो जो मेरे बारे में अच्छे से जानता है, इसीलिए उसने मुझे ये डायरी भेजी है। और अब उसका सबसे बड़ा शक जाता है बाबा जी पर कि उनसे मिलने के बाद ही ये डायरी मुझे मिली। अब आगे दिव्या स्नेहा को परेशान देखकर कहती है, मेरे ख्याल से हमें ये डायरी पुलिस को दे देनी चाहिए। ये उन्हीं का काम है पता लगाना कि आखिर ये डायरी कौन भेज सकता है, क्योंकि भेजने वाले का इंटेंशन हमें नहीं पता। हो सकता है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो, इसीलिए पुलिस की मदद लेना सबसे बेहतर ऑप्शन है यहाँ पे। अब ये सुनकर स्नेहा भी इस चीज के लिए मान जाती है। अब हमें दोबारा से संजय को दिखाया जाता है दोस्तों, जो अपने अगले विक्टिम को ढूंढते हुए निकला था। तो थोड़ी दूर आगे आने के बाद उसको एक आदमी नजर आता है जो एक प्रोस्टिट्यूट की सर्विस लेने के बाद उसको पैसे देने के बजाय उसे मार रहा होता है, और अगर उसे रोका नहीं गया तो ज्यादा नशे में होने की वजह से वो उस प्रोस्टिट्यूट की जान ले लेगा। इसीलिए संजय पत्थर लेकर उस आदमी के पास आता है, और वो जैसे ही उस आदमी के पास हमला करने आता है ना, वो आदमी निकल जाता है भाग के। संजय उसके पीछे तो हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको पकड़ नहीं पाता। पर संजय को झटका तब लगता है जब अगली सुबह ट्रेन के किनारे उसी आदमी की लाश मिलती है जो प्रोस्टिट्यूट को मार रहा था। उसे भी सेम मुंह पे पत्थर गिराकर मारा गया था दोस्तों। और अब संजय को यकीन नहीं होता कि मैंने तो इसको नहीं मारा, पर किसी ने मेरा तरीका देखकर इसे सेम स्टाइल में मारा है। वहाँ पे पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं, तो संजय वहाँ से चला जाता है। और अब प्रेजेंट टाइम पे स्नेहा पुलिस को आकर वो डायरी सौंप देती है। डायरी को जब पुलिस वाले देखते हैं और जो इन्फॉर्मेशन उन्हें सुल्ताना के टाइम पर मिली थी कि किस तरह से उसकी हत्या हुई थी, वो हत्या का तरीका उस डायरी से बिल्कुल मैच हो रहा होता है। उसने बिल्कुल डिटेल में लिखा होता है सुल्ताना के बारे में, मानो लिखने वाले ने ही सुल्ताना को मारा हो। लेकिन डायरी में इतनी सारी हत्या की जानकारी थी जो कि कभी पुलिस तक पहुंची ही नहीं। पुलिस के हिसाब से सिर्फ 5 हत्या हुई थी स्टोनमैन के द्वारा, लेकिन डायरी के मुताबिक 20 से 30 हत्या की जानकारी लिखी हुई है। इससे पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि कब हुआ ये सब कुछ। तभी उनको खबर मिलती है कि सड़क पर एक इंसान की लाश पड़ी है, और जब पुलिस वाले लाश के पास आकर देखते हैं तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है उनकी, क्योंकि ये लाश एक लड़की की थी और इसे भी स्टोनमैन की तरह मुंह पे पत्थर रखकर मारा गया था। पुलिस वाले माथा पकड़ लेते हैं कि अभी तो डायरी मिली है और अभी एक और हत्या हो गई। इसीलिए एक टीम बनाई जाती है जो डायरी पर जांच करेगी और आगे होने वाली हत्या को रोकने की कोशिश करेगी। अगले सीन में संजय को देखते हैं दोस्तों, उसके पास हरन नाम का एक आदमी आकर कहता है, तुम्हारा ट्रक खाली है क्या, जरा सामान उठाना है एक जगह से, एक घर से मतलब। इसलिए संजय हरन के साथ उस घर में आता है, जहां अंदर दोस्तों कदम रखते ही ना संजय को अजीब सी शांति महसूस होती है। मानो घर तो शांत है, लेकिन दीवारें चीख चीख कर उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। संजय को उस घर में जमीन पोंछते हुए कालू नाम का लड़का भी दिखाई देता है, जो काफी कम उम्र का नजर आता है दोस्तों। और संजय जब देखता है ना, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जमीन पर ढेर सारा खून गिरा होता है और उसे ही कालू साफ कर रहा है। इतना सब कुछ देखकर संजय समझ चुका था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन क्या हुई है ये उसे पता लगाना होगा। इसीलिए अभी हरन के कहने के मुताबिक सारा सामान वो ट्रक में डाल कर ले जाता है। पर जाने के बाद वो दोबारा रात को उस घर में आता है तलाशी लेने के लिए, ताकि कुछ सबूत मिल सके कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। और तब दीवारों पर उसको लिखा हुआ नजर आता है कि आज अलमारी बनाने के लिए हमने कारपेंटर को बुलाया था, लेकिन कारपेंटर अंकल ने मुझे और मेरे दादाजी को बंदी बना लिया था और वो दादाजी को दूसरे कमरे में लेकर गए थे। दोस्तों अभी जो मैंने आपको बातें बोली ये एक बच्चे ने दीवार में लिखी होती हैं, क्योंकि आज सुबह हरन इस घर की अलमारी बनाने आया हुआ था, लेकिन उसने देखा कि घर में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी और उसका पोता रहता है, बाकी लोग दूसरे देश गए हुए हैं। इसीलिए हरन ने कालू के साथ मिलकर उस बूढ़े आदमी को मारने का प्लान बनाया ताकि वो घर को लूट सके। और जब बूढ़े आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हरन और कालू ने उस बूढ़े को मार ही डाला। ये सारी चीजें पोते ने डरते डरते दीवार पर लिख दी थी, जिसे पढ़कर संजय दंग रह जाता है कि आखिर समाज में ऐसे लोग कब खत्म होंगे। और अब उसको पता था कि उसको अगला विक्टिम मिल चुका है, इसीलिए वो निकल पड़ता है हरन को ढूंढने के लिए ताकि हरन और कालू को भी मार सके। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों पुलिस वाले उस बच्चे की कहानी पढ़कर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि स्टोनमैन ने जितनी भी हत्याएं की थी और उसके पीछे उनकी क्या कहानी थी सब कुछ उस डायरी में लिखा होता है। पुलिस वाले जब डायरी की जानकारी निकाल रहे होते हैं तब उनके मन में दोस्तों एक डाउट आता है कि आखिर स्नेहा ही क्यों, अनजान इंसान ने उसे ही डायरी क्यों दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टोनमैन स्नेहा का कोई पहचान वाला हो जिसने सारी हत्या 80s के टाइम पर की थी और अब इस डायरी से प्रेरित होकर स्नेहा या फिर जिसको उसने डायरी बताई होगी वो स्टोनमैन की कॉपी करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि अभी हमें बिल्कुल स्टोनमैन के स्टाइल में एक लाश मिली। इसीलिए दोस्तों पुलिस वाले स्नेहा और उसके सारे दोस्तों का पास्ट खंगालने में लग जाते हैं कि क्या पता हत्यारा उनमें से कोई हो और क्या पता स्नेहा खुद हो और वो नाटक कर रही हो। अब पास्ट में संजय हरन को मारने निकल पड़ता है।
ज्यादा उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हारन उसको शराब के नशे में सड़क पर ही भटकता हुआ नजर आता है। इसीलिए संजय भी अपने ट्रक में से पत्थर को लेकर सीधे आता है हारन के पास, लेकिन वो उसको मार पाता? हारन उसको देख लेता है। वो कहता है कि भाई मुझे माफ कर दे, मेरी कोई गलती नहीं थी। उस बूढ़े आदमी को मारने का काम कालू का था, मारना है तो उसको जाकर मार दे। और संजय कहता है कि मारना तो उसे भी है, पर तुझे तो तेरे पापों की सजा दे दूं। इतना कहकर वो पत्थर से हरन का सर कुचल देता है और अब अपने अगले शिकार कालू को भी मारने निकल पड़ता है। वहीं अब प्रेजेंट टाइम में पुलिस वालों को डायरी देखकर पता चल जाता है दोस्तों कि इसमें से कुछ पेजेस फाड़ दिए गए हैं। स्टोन मैन ने जानबूझकर इनको फाड़ दिया होगा। हो सकता है कि इन पेजेस में ऐसी जानकारी लिखी हो जिससे स्टोन मैन की सच्चाई पता लग सकती है, या फिर हो सकता है इन पेजेस में स्टोन मैन ने अपना मोटिव लिखा हो कि आखिर इतनी भयंकर तरीके से जो वो हत्या कर रहा है उनके पीछे का कारण क्या है, पर किसी को भी मोटिव पता नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों पुलिस वालों ने स्नेहा के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया होता है कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, पुलिस वाले उसके परिवार से लेकर दोस्तों तक की सारी जानकारी निकालने में लगे होते हैं। तो वहीं संजय को दिखाते हैं, वो कालू की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा होता है कि तभी उसे कालू एक बच्चे को परेशान करता हुआ नजर आता है। एक लड़की वहां पर आकर जब बच्चे को बचाने की कोशिश करती है तो कालू उस पर भी हमला कर देता है और दूर खड़ा संजय सारी चीजें देख रहा होता है गुस्से में। एक पल तो वो सोचता है कि ये बच्चा है, शायद समय रहते सुधर जाएगा, लेकिन कालू अभी इतने गुस्से में था ना कि वो बेचारी लड़की का गला घोंटना शुरू कर देता है। इसीलिए मजबूरन संजय कालू के पास जाता है ताकि उसको पहले समझा सके कि ये सारा काम छोड़ दे। पर ये देखकर कालू सीधे चाकू निकालकर संजय पर ही चलाने लग जाता है और कहता है कि मुझे रोकेगा, यहीं तेरे टुकड़े कर दूंगा। तो जानता नहीं है मैं कौन हूँ, बच्चा समझने की गलती मत करना। और खुद को बचाने के चक्कर में संजय को कई जगह पर कट्स भी लग जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से वो लड़की कालू के सिर पे पत्थर मारकर उसको साइड कर देती है और संजय से कहती है अंकल आप भाग जाओ। ये सुनकर संजय तुरंत वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी वहां पर सुल्ताना के गैंग वाले पहुंच जाते हैं। क्योंकि भिखारी ने संजय की शक्ल देखी थी, इसलिए वो सीधे संजय को मारने पहुंच गए। संजय दोबारा से भागना शुरू कर देता है। उसको नहीं पता था कि किसी ने उसको सुल्ताना को मारते हुए देख लिया था, लेकिन उसको इतना जरूर पता था कि उसके पीछे गैंग पड़ी हुई है, तो उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता बचने के लिए। जितना जल्दी हो सके उससे अपने विक्टिम्स को मारना होगा, वरना ये गैंग कब उसे मार दे पता नहीं। दूसरी तरफ पुलिस वाले दिव्या से बात करते हैं और उसको सारी चीजें डिटेल्स में बताने को कहते हैं कि ये डायरी स्नेहा को कैसे मिली और तुम्हें किस पे शक है, वगैरह वगैरह। तो दिव्या सारी चीजें डिटेल्स में बताना शुरू कर देती है। वो तो सीधे कह देती है कि मुझे बाबा जी पे शक है कि शायद उन्होंने ही वो डायरी भेजी होगी। बाबा बड़े अजीब थे, सीरियल किलर्स के बारे में बता रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत टाइम सीरियल किलर की जिंदगी गुजारी हो। पुलिस वालों का शक भी अब बाबा जी पर जाने लग जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों स्नेहा भी सारा का सारा दिन बाबा जी के बारे में सोचती रहती है कि कुछ तो अजीब है उनके अंदर। लेकिन जब वो अपने लैपटॉप में बाबा जी की फोटो ही देख रही होती है, तभी वहां पे स्नेहा की माँ आ जाती है और वो जैसे ही बाबा जी की फोटो देखती है ना, उसके हाथ से ग्लास ही छूटकर नीचे गिर जाता है, मानो उन्होंने बाबा जी को पहचान लिया हो दोस्तों। क्योंकि बाबा जी के अंदर उसको अपना पति दिख रहा था। स्नेहा पूछती है क्या हो गया माँ, ठीक तो है आप? पर उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती। उसे लगता है कि शायद मैं अपने पति को ज्यादा याद कर रही हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि बाबा जी के अंदर मेरे पति है। स्नेहा को बता दूंगी तो टेंशन हो जाएगी। दूसरी तरफ सुल्ताना के गैंग वाले संजय को पकड़ लेते हैं और इस बार वो जैसे ही उसको मारने वाले होते हैं ना, किस्मत से रास्ते में पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस पहुंच जाती है। इसलिए वो सारे गैंग के बंदे वहां से भाग जाते हैं। पुलिस वाला संजय से कहता है कि जरा संभल कर, पता नहीं गुंडे घूमते हैं रात को, और साथ ही स्टोन मैन किलर की दहशत फैली हुई है, कब किसको शिकार बना दे पता नहीं चलेगा आपको। अब पुलिस वालों को क्या पता कि स्टोन मैन किलर उसके सामने खड़ा हुआ है। लेकिन इस हमले से संजय थोड़ा सा तो घबराया हुआ था कि आखिर वो अभी मर गया तो बहुत सारे बुरे लोग आज भी समाज में आजाद घूमते हुए रहेंगे। इसीलिए वो खुद को मोटिवेट करता है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। तो वो सबसे पहले अपना थोड़ा हुलिया बदलता है और अपना ट्रक को बेच देता है ताकि जल्दी कोई उसको पहचान ना पाए। अगले सीन में दिव्या दोस्तों स्नेहा से मिलकर कहती है कि तू इतनी परेशान क्यों लग रही है आजकल, जब से डायरी मिली है बड़ी दिक्कत लग रही है। तो स्नेहा उसको सारी बातें बता देती है कि उस डायरी में जिस स्टोन मैन का जिक्र है वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता ही है, क्योंकि उनकी राइटिंग और मेरे पिता की हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम है। मेरे पिता पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन हालातों ने उन्हें स्टोन मैन बनाने पर मजबूर कर दिया। वो दिव्या को बचपन में उसके साथ हुए हादसे के बारे में बता देती है जब कुछ बदमाशों ने स्नेहा के साथ गलत काम किया। यानी कि दोस्तों संजय ही स्नेहा के पिता थे जो स्टोन मैन बने और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन सवाल वही था कि अभी जो हत्या हुई स्टोन मैन के स्टाइल में वो किसने की। तो वहीं पुलिस वाले जब स्नेहा की जानकारी निकालते हैं तो पता चलता है कि बचपन में स्नेहा अक्सर बीमार रहा करती थी, अंधेरे से बहुत ही ज्यादा डरती थी, जिसको लेकर उसके पिता हमेशा परेशान रहा करते थे। पुलिस वालों का शक स्नेहा के पिता पर जा ही रहा होता है
कि तभी उनको पता चलता है कि स्नेहा के पिता को मरे हुए 28 साल हो चुके हैं, तो वो अभी किसी को कैसे मार सकते हैं। इसीलिए उनके सस्पेक्ट की लिस्ट से स्नेहा के पिता तो बाहर हो जाते हैं, जो कि असल में वही स्टोन मैन थे। दूसरी तरफ दोस्तों, संजय के सामने एक बंदे को उठा लिया जाता है, क्योंकि उसका हुलिया थोड़ा थोड़ा संजय से मिलता था। संजय ने अपना हुलिया बदल लिया था, इसीलिए उसे कोई पहचान नहीं पाया, और दूसरे बंदे को उठाकर सुल्ताना के गैंग वाले अपने साथ लेकर जाने लग जाते हैं। ये देखकर संजय भी उनके पीछे पीछे जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई निर्दोष इंसान अपनी जान गंवा दे। जिसके बाद सभी अपने अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं, और देखते देखते उन सारे गैंग मेंबर्स में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गैंग के लीडर ने कहा था कि जो संजय की लाश लाएगा उसे 10 लाख मिलेंगे। इसीलिए पैसे के लालच में सभी लड़ झगड़ रहे होते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर संजय उस दूसरे आदमी को वहां से बचाकर फरार हो जाता है, जिससे उस बेचारे आदमी की जान तो बच जाती है। और इसके बाद संजय को पता चलता है कि इलाके में एक आदमी है जो कॉलेज के लड़कों को नशीली चीजें बेचने का काम करता है। आए दिन लड़के नशे की वजह से अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। ये जानते संजय दोस्तों अपना अगला विक्टिम टिक कर देता है, जो कि वही नशा बेचने वाला आदमी था। पर जैसे ही वो उसको मारने के लिए निकलता है ना, पास ही में पेट्रोलिंग वाले जो पुलिस वाले थे वो देख लेते हैं, और उसी टाइम संजय ने हाथ में बड़ा सा पत्थर रखा होता है। बस इसी चीज से पुलिस वालों को पता चल जाता है कि यही स्टोन मैन है। इसके बाद का सीन दिखाया नहीं जाता, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक हम ऐसा मान सकते हैं कि संजय ने यहाँ से भागने की कोशिश की होगी, जिसमें उसका एक्सीडेंट हो गया होगा और वो मर गया होगा। लेकिन सच्चाई ये भी हो सकती है कि संजय मरा ना हो, उसने किसी दूसरे इंसान की लाश पर अपने कपड़े और चीजें डाल दी हो, ताकि दुनिया को लगे कि वो मर चुका है, और फिर वो आसानी से अपने सारे विक्टिम्स का शिकार करता रहे। ये भी हो सकता है प्लान। और दोस्तों, जिस बाबा जी को हमने देखा ना, वो भी संजय हो सकता है। उसकी बातें, उसका ट्रेन में स्नेहा के लिए बदमाशों से लड़ जाना, इसी की ओर इशारा कर रहा है कि समाज से गंदगी मिटाने के लिए संजय अपने परिवार से दूर हो गया। लेकिन ये सिर्फ हमारी थियरी है दोस्तों। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में पुलिस वाले बाबा जी से पूछताछ करने निकल पड़ते हैं, जिस सीन के साथ ये मूवी इसी अनसॉल्व मिस्ट्री के साथ खत्म हो जाती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। मुंबई और कोलकाता में 1985 से 1989 तक काफी सारी हत्याएं हुई, जिन सभी में पत्थर की मदद से लोगों को मारा गया था। इन 4 साल में सबसे ज्यादा हत्या हुई, लेकिन उसके बाद मामला थोड़ा ठंडा हो गया, और थोड़ा थोड़ा टाइम रुककर पत्थरों से मारने का ये मामला सामने आता रहा उसके बाद, और आखिर मामला 2011 में सामने आया था। और यही वो टाइम था जब हमने मूवी में देखा कि पुलिस वालों को एक लाश मिली, जिसे स्टोन मैन के स्टाइल में मारा गया था। आज तक पुलिस सिर्फ लोगों से पूछताछ करती रह गई, सबूत ढूंढती रह गई, लेकिन पुलिस ये तक पता नहीं कर पाई कि स्टोन मैन कौन था। इसी वजह से ये अनसॉल्व मिस्ट्री के साथ मूवी खत्म हो गई। लेकिन जहां तक दोस्तों हमें लगता है, संजय स्टोन मैन तो बना, सबसे पहले उसने ही स्टोन मैन किलर को फेमस किया। तो एक बार फेमस होने के बाद दूसरे लोगों ने भी संजय का स्टाइल कॉपी करने की कोशिश की होगी। तभी वो आदमी जो प्रोस्टिट्यूट को पैसे दे रहा था, उसको संजय ने मारा नहीं था, बल्कि उसी के स्टाइल में किसी और ने मारा था। संजय ने स्टोन मैन का नाम फेमस तो कर दिया, तो अब लोग उसी के स्टाइल को कॉपी करने लगे। कोई कॉपी किलर होगा जिसने उस हत्या को अंजाम दिया जो 2011 पर हुई। पर मूवी में हमें संजय को अच्छा इंसान दिखाया गया है, जो बुरे लोगों को मारना चाहता है। लेकिन सच्चाई का इससे कोई वास्ता नहीं है। असलियत में स्टोन मैन ने सड़क पर सो रहे गरीब मजदूर लोग, जिनके घर नहीं होते, जो ऐसे ही सड़क पर नींद से सो जाया करते, ऐसे लोगों को स्टोन मैन 20 से 30 केजी पत्थर उठा कर मार देता उनको, बहुत ही बेरहमी से। इसलिए मूवी की कहानी फिक्शन है, सिवाय स्टोन मैन और उसके अनसॉल्व मिस्ट्री के। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।